अक्सर कहा जाता है कि इंडिया में इलेक्शन पैसा, जाति और ताकत के बल पर जीता जाता है, लेकिन 2010 के बाद इस पूरे षड्यंत्र को डाटा और एनालिटिक्स में बदलकर रख दिया एक ऐसे इंसान ने जिसे तुमने कभी किसी पॉलिटिकल रैली या किसी इलेक्शन कैंपेन में तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। और भारत के इस राजनीतिक जंगल में ये आदमी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के इस वीडियो के बाद तुम उसका डर जरूर महसूस करने वाले हो। यह वो शख्स है जिसने नरेंद्र मोदी को 2014 में दिल्ली तक पहुंचाया, नीतीश कुमार की 2015 की पॉलिटिकल मजबूत दीवार बनाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब कमबैक, 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में नई इमेज, और वहीं पर ममता बनर्जी और एमके स्टालिन को 2021 में भारी वोटों से जिताकर सीएम की कुर्सी दिलाई। पार्टीज उसे हायर करती हैं सिर्फ एक ही वजह से, रिजल्ट्स। लेकिन एक समय तक दूसरों को राजा बनाने के बाद अब ये किंग मेकर खुद ताज पहनना चाहता है। तो चलिए आज एक बार फिर से आप और हम शुरू से शुरू करते हैं। 1977 में बिहार में जन्मा प्रशांत किशोर यानी पीके ने अपना कैरियर पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि यूएनए के पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट को शुरू करके बनाया। 2011 के पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद ये दोबारा वापस इंडिया लौट आते हैं और वाइब्रेट गुजरात जैसे कैंपेन से मोदी के ब्यूरोक्रेट्स के टच में आते हैं। ठीक है, समझिए। और इन्होंने अपनी पहली मुलाकात में अपनी एनालिटिक्स स्किल्स से मोदी को इम्प्रेस कर डाला। इसके बाद पीके ने 2022 गुजरात असेंबली इलेक्शन की स्ट्रेटजी डिजाइन की और बीजेपी को एक क्लियर जीत दिलाई। यह उनकी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG बनाया। ये क्या है? एक कॉर्पोरेट स्टाइल वॉलेंटियर ड्रीवन कैंपेन यूनिट जो उस वक्त इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल था। 2014 के लोकसभा इलेक्शन तक CAG मोदी के नेशनल कैंपेन का बैकबोन बन चुका था। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। डाटा ड्रीवन प्लानिंग मतलब हर एरिया में कौन सी एज ग्रुप और कौन सी कास्ट के लोग रहते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, यह सब जानकर स्ट्रेटजी बनाना। यही नहीं, अभी और सुनिए। और माइक्रो लेवल वोटर एनालिसिस मतलब बूथ से लेकर गली गली के वोटर्स को पकड़ना और उनको समझाना और उन्हीं के हिसाब से रैलीज में स्लोगन्स और वॉलेंटियर्स का काम तैयार करना। अब चाहे चाय पर चर्चा जैसे मास कनेक्ट इवेंट हो या 3D होलोग्राम रैली जो एक ही वक्त में कई सिटीज में मोदी जी को रिप्रेजेंट करती थी, और वॉलेंटियर्स के लिए डैशबोर्ड बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सभी इनोवेशन पीके की सोच से ही आई थी। चाणक्य क्या कहते थे? प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानम च हिते हितम। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब प्रजा के मन को समझकर उसे जीत लोगे तो राजा अपने आप खुश हो जाएगा, क्योंकि प्रजा उसे खुद राजा बना देगी। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी की एक गरीब चाय वाले की इमेज और चाय पे चर्चा जैसे कैंपेन सब एक सोची समझी साजिश थी। इसने यहाँ पर एक आम आदमी के स्ट्रगल को मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाया ताकि एक वोटर रिलेट कर सके कि यह भी हमारी तरह गरीब है। ठीक है, समझिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है दोस्तों, आज भी वो वोटर जो खुद को रिलेट कर रहा था ऐसे प्रधानमंत्री को आज से 10 साल पहले, वो आज भी चाय ही बेच रहा है। हर एक पोस्टर, हर एक स्लोगन, हर एक टीवी साउंड बाइट इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि एक इमोशनल वेव बने, और बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है। ये वेव इतनी मजबूत बनती है कि मोदी जी को सीएम की सीट से उठाकर ले जाती है हमारे संविधान की सबसे मजबूत सीट यानी लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी PM की गद्दी पर। क्या ये बात है? और फिर जीत हासिल करने के बाद असली गेम शुरू होता है। कुर्सी पर टिकने के लिए पार्टी हर एक ट्रिक का यूज करती है। क्या हुई?
खुद के नरेटिव कंट्रोल और मीडिया कैप्चर्स तो छोटी बात थी, बल्कि एक वक्त था जब जनता की सिंपैथी से कुर्सी मिली थी और आज वही कुर्सी बचाने के लिए रूलिंग पार्टी पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। एक गरीब चाय वाला की कहानी से शुरू हुआ था यह सफर और आज एक कॉरपोरेट स्टाइल प्रोजेक्ट बन चुका है, जहाँ का असली हीरो ना गरीब है ना चाय वाला। असली हीरो यहाँ का है मैनिपुलेशन। बात तो सही है। 2014 की पावरफुल जीत के बाद देश के सबसे डिमांडेबल स्ट्रेटेजिस्ट बन चुके थे पीके और एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद भी उन्हें बीजेपी में कोई अच्छा पद नहीं मिला, जिसकी नाराजगी उन्हें लौटा देती है बिहार की ओर, जहां पर ये 2015 में नीतीश कुमार के महागठबंधन कैंपेन की शुरुआत करते हैं। इस अलायंस में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस थी, जिसका ब्रीफ सिंबल था मोदी जी के मोमेंटम को तोड़ना और इलेक्शन में फ्रेम करना। स्लोगन जैसे हर घर नीतीश पोस्टर तक ही सीमित नहीं थे, इनके पीछे बूथ लेवल प्लानिंग और हाउस टू हाउस टारगेट था। साथ ही क्विक रेस्पॉन्सिव सिस्टम बनाया गया था, जहां हर एक ओपोजिशन अटैक के बाद तुरंत जवाब दिया जाता था। बिहार में घर घर चिट्ठी जाती थी, साइकिल के कैरियर से बंधी हुई। बिहार में घर घर चिट्ठी साइकिल के कैरियर पर बंधा हुआ कोई स्लोगन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा इल्यूजन था कि सरकार आपके दरवाजे तक आ गई है। बिहार के सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक मेन सब्जेक्ट बनकर रह चुके थे, जो पीके ने फैलाया था, इल्यूजन ऑफ कनेक्टिविटी, जो साबित होता है ग्रैंड अलायंस की भारी जीत। और इस ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार ने पीके को अपना एडवाइजर बनाया और वो भी कैबिनेट रैंक के साथ, और उन्होंने इसके बाद बिहार विकास मिशन शुरू किया। नीतीश के हर घर दस्तक और विकास के स्लोगन के बावजूद भी बिहार आज भी अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन से जूझ रहा है। कईयों की जान लेकर ब्लैक में बिकती हुई दारू, पूरे बिहार पर 30 करोड़ का कर्ज, जिसे आसान भाषा में समझें तो हर एक बिहारी के सर पर 25,000 का कर्जा है, जिसका कंक्लूजन निकल के आता है कि बिहार आज भी सेल्फ रिलायंट नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। क्या बात कर रहे हैं? वहीं पर 2016-17 में सोनिया गांधी ने पीके को कांग्रेस में रोप इन किया। पंजाब में तो पीके ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को रीब्रेड किया। वादे किए गए कि किसानों का लोन माफ कर दिया जाएगा, ड्रग्स को जड़ से खत्म करके यूथ को जॉब तक दिलाने की बातें की, और फिर क्या वही हुआ। कांग्रेस ने भारी मतों से पंजाब में जीत हासिल की। पीके ने यहाँ पर पंजाब दा कैप्टन के स्लोगन तो चला दिए, लेकिन किसानों का कर्ज सिर्फ आधा माफ कर पाए। और बात नशे की जाए तो गांव-गांव तक फैला हुआ है और बेरोजगारी का आलम वही है जो और सरकारों में था। अब कांग्रेस के लिए पंजाब में तो यह स्ट्रेटजी काम कर गई, लेकिन यूपी में फेल हो जाती है। जिससे यह साबित होता है कि पीके की चाणक्य नीति तभी काम करती है जब राजा खुद डिसिप्लिन फॉलो करे, क्योंकि जब तक राहुल गांधी का सर्कल तैयार नहीं था नए रिफॉर्मर्स के लिए, पीके ने कांग्रेस एसपी अलायंस मॉडल क्राफ्ट किया और उन्होंने स्लोगन बनाया यूपी के लड़के, जिसका चेहरा थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो कि कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया। बीजेपी स्वाइप कर गई। ये क्या बात हुई यार? 2017 के बाद आंध्र प्रदेश में जाकर पीके जुड़ते हैं जगन मोहन रेड्डी से, जिनका कोर कैंपेन था प्रजा संकल्प यात्रा, एक 3648 किलोमीटर की पद यात्रा 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर से निकाली गई। इस पद यात्रा का नाम रखा गया नवरत्न लू, जो बेसिकली नो फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम का प्रोमिस करती है, जैसे फार्मर्स वेलफेयर या जॉब से रिलेटेड 2 करोड़ लोगों से जगन मिले प्रोमिसेज लिखे गए, सिग्नेचर तक किए गए, और जिसका रिजल्ट हमें आगे जाकर देखने को मिलता है 2019 में, जहां पर कुल 175 सीट में से 151 सीट प्राप्त करते हैं जगन मोहन रेड्डी, शाबाश। जिसका पूरा श्रेय जाता है पीके को। यही नहीं,
अभी और जिसमें अगले पूरे 5 साल के टेन्योर में जनता को थोड़ा रिलीफ तो मिलता है, लेकिन स्टेट की इकोनॉमी आज पूरे तरीके से कर्जे में है और युवाओं को रोजगार आज भी एक सपना बनकर रह चुका है। अब आप लोगों का सीधा सा सवाल होगा, अपनी खुद की पार्टी अपने खुद के स्टेट को छोड़कर पीके स्टेट टू स्टेट क्यों घूम रहे थे? उसका कारण है 2018 में पीके को वॉइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है जेडी पार्टी का, लेकिन सीडब्ल्यूए और एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश और पीके का जमकर कलेश होता है, क्योंकि नीतीश खुले तौर पर उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, जो कि पीके को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। और 2020 में जाकर उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। 2019 आंध्र प्रदेश के बाद पीके 2020 में अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट के लिए दिल्ली जाते हैं और पीके ने दिल्ली के घर घर की रिपोर्ट तैयार की, जैसे चाहे स्कूल का रिजल्ट हो, गारंटी कार्ड सर्कुलेट किए और मेन कैंपेन में स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक्स और बिजली पानी पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा था कि 70 सीटों में से 62 सीटें तो आम आदमी पार्टी ही कवर कर रही थी और ये सारा कमाल पीके ने ही किया था। और अब ये आदमी बहुत ही डेंजर हो गया था और इस ऐतिहासिक जीत के बाद पीके को ममता बनर्जी हायर करती हैं और वहां पर जाके पीके एक हेल्पलाइन शुरू करते हैं, दीदी के बोल। ठीक है, समझ गया। जिसके ऊपर लोग अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली रख सकते थे। और फिर आए पीके के बाकी कैंपेन्स, जहां पर डोर स्टेटमेंट पर सर्विस प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट की। ममता बनर्जी का दीदी के बोल हेल्पलाइन सिर्फ एक नंबर नहीं था, जो आम बंगाली को महसूस कराता था कि उनकी लीडर खुद फोन उठाकर उनसे बात कर रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिसका रिजल्ट आता है 2021 के अंदर कि वेस्ट बंगाल में लगातार तीसरी बार रिपीट होती है टीएमसी। और अब इसी टाइम पे इस आदमी से सभी लोग डरने लग गए थे और 2022 में सोनिया गांधी ने एक बार फिर से पीके को अप्रोच किया कांग्रेस रिवाइवल के लिए, जिसे पीके ने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उन्हें फुल मैंडेट नहीं मिल पा रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करने के लिए राहुल गांधी की तरफ से, क्योंकि पीके ने ये बात मीडिया में डायरेक्टली कही है। ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है। जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि आई नीड अ हेल्प, ही नीड समबडी हु कैन कम एंड एग्जीक्यूट व्हाट ही फील्स इज राइट, तो हो नहीं सकता है। लेकिन तब तक राहुल गांधी अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि पार्टी की इमेज किसी हायर स्ट्रेटेजिस्ट से साफ नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर मेंबर्स ने इसकी इमेज खराब की है तो ये मेंबर्स ही परिवर्तन ला सकते हैं। बात तो सही है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक नया रास्ता चुना, भारत जोड़ो यात्रा। यह एक सेल्फ रिलाइट ग्राउंड कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी थी, जिसमें राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के वर्कर्स और आम लोगों के बीच डायरेक्टली ब्रिज बनाया। और इस पूरी यात्रा को खत्म होते होते ही पीके ने राहुल गांधी का एक नया अंदाज देखा। यह एक अलग राहुल था, जो एनालिटिक्स और स्लोगन पर नहीं बल्कि अपने मास कनेक्ट पर भरोसा करता था। इस बात के लिए पीके ने कहा कि ये वो नेता जरूर हैं, उनको कांग्रेस के लीडर के तौर पे पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया है, एटलीस्ट इन शॉर्ट टू मीडियम रन। अगले 5, 7, 10 साल तो कोई ये 10 साल नहीं कहेगा कि राहुल गांधी के अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन देश के नेता के तौर पर अभी वो उभर के आए कि नहीं, उसके लिए अभी समय है। जहां कुछ ही वक्त पहले वो राहुल गांधी के बारे में कहते नजर आ रहे थे। समर्थक हैं जो राहुल जी के समर्थक है, सही में उनको भी हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि सर आप 2 साल 3 साल ब्रेक ले लें। 2 साल ब्रेक लें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेट समबडी एल्स रन इट। अगर कांग्रेस प्रेशर करने लगती है तो भी आप आ सकते हो। मान लो कि 2 साल के आपके उस चेंज के बाद कोई असर नहीं होता, फिर भी आप वापस आ सकते हो। दोस्तों बॉटम लाइन बड़ी क्लियर है कि सोनिया गांधी ओपनली इनवाइट कर रही थी पीके को कांग्रेस रिवाइव करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। क्या हुई?
2 अक्टूबर 2024 को फॉर्मली लॉन्च हुई जन सूरज पार्टी। आज बिहार के कई दिग्गज लीडर्स अपनी लेगेसी पार्टी छोड़कर जन सूरज पार्टी ज्वाइन करने आ रहे हैं। यह एक अर्ली साइन है कि पीके अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का यूज अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये आदमी फ्यूचर में बड़ा बवाल करने वाला है।